हेलो स्टूडेंट्स। सो देखो कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन एंड योर स्टडीज आर ऑल्सो गोइंग वेरी वेल। सो देखो हम लोग लास्ट क्लास वी वर डिस्कस्ड रियल गैसेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस स्टेट। तो गैसेस स्टेट में बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे रियल गैसेस। रियल गैसेस आइडियल गैसेस से किस तरह से डिफरेंस रखते हैं ना। जहाँ पर हम बात कर रहे थे जो आइडियल गैसेस है वो सभी टेम्परेचर और प्रेशर पर आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है। वहीं पर जो रियल गैस होते हैं, ठीक है, वो उसके लिए क्या है, एक अलग सा ट्रीटमेंट है, यानी कि वो एट लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर क्या होते हैं, वो काम करते हैं। क्लियर ना। ठीक है। और भी हम लोगों ने देखा था कि जो रियल गैसेस होते हैं, है ना, वो डेविएट हो जाते हैं आइडियल गैस से। उनका जो डेविएशन होता है वो पॉजिटिव की तरफ भी बढ़ता है और नेगेटिव डेविएट होते हैं। क्लियर ना। वो हम कैसे पता लगाते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के हेल्प से। यानी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है Z, इट गिव्स आइडिया अबाउट द बिहेवियर ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल गैस। यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू आइडियल गैस वो कितना डेविएट हुआ है ना। इसके लिए बात किया था हम लोगों ने, अगर Z की वैल्यू 1 होती है इसका मतलब वो जो हमारा गैस है वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, यानी हमारा जो गैस है वो आइडियल गैस है। लेकिन अगर Z की वैल्यू 1 नहीं है इसका मतलब क्या, हमारा जो गैस है वो रियल गैस है। ठीक है। 1 से कम है तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा गैस है वो रियल गैस तो है, लेकिन वो नेगेटिव डेविएशन क्या करेगा फ्रॉम आइडियल गैस, वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। और जो भी नेगेटिव डेविएशन शो करेगा वहाँ पर कौन सा फोर्स होगा, वहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स देखा गया है। वहाँ पर कौन सा फोर्स देखा गया, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है। वहाँ पर बेटा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ रियल है वो वॉल्यूम ऑफ आइडियल से क्या होगा, कम होगा। ठीक है। वहीं पर अगर Z की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गई तो वहाँ पर जो फोर्स का नेचर है वो कैसा होगा, रिपल्सिव होगा, यानी कि रिपल्शन क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगा। और ऐसे में हमारा जो रियल गैस है वो पॉजिटिवली डेविएट करेगा फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन से। ठीक है, क्लियर ना। और जो वॉल्यूम है रियल गैस का वो ज़्यादा हो जाएगा किससे, आइडियल गैस वॉल्यूम से। ये तमाम चीज़ें डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने, और एक आध क्वेश्चन भी किया था हम लोगों ने इसके ऊपर, जहाँ पर ये सीखा था कि जितना ज़्यादा आइडियल गैस, जितना ज़्यादा Z 1 के करीब होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमारा डेविएशन कम होगा। जितना ही 1 से ज़्यादा दूर होगा हमारा ग्राफ उतना ही क्या होगा, Z की वैल्यू बढ़ेगी और डेविएशन उतना ही बढ़ेगा। ठीक है। 2 केस देखे हम लोग बात कर रहे थे बेटा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर, जब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। तो वहाँ पर अपन बात किया था कि हीलियम गैस और हाइड्रोजन गैस का जो हमेशा ही पॉजिटिव डेविएशन को क्या करेंगे, शो करेंगे, और हमेशा ही क्या होंगे, Z इक्वल टू ग्रेटर देन 1 रहेंगे। ठीक है। दूसरी बात, रिमेनिंग ऑल गैसेस में बात किया था कि इनके अलावा जितनी भी गैस हैं, मतलब हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़कर जितनी भी गैसेस हैं वो सभी के सभी क्या हैं, कोई ना कोई डेविएशन क्या करेंगे, शो करेंगे, है ना। लेकिन वो पॉजिटिव नहीं रहेंगे, वो एक कर्वेचर को शो करेंगे। क्लियर ना। ठीक है। और हम लोग बात कर रहे थे वहाँ पर कि डिप ऑफ द कर्व, है ना। ठीक है। वो जो डिप ऑफ द कर्व था वो जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा उतना ही हमारा Z की वैल्यू क्या है, मोर नेगेटिव की तरफ बढ़ेगी। मतलब हमारा जो कर्व है वो जितना सा उसका टिप बढ़ेगा, डिप ऑफ द कर्व जितना बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, हमारा डेविएशन, ठीक है, उतना ही नेगेटिव डेविएशन हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर ना। तो ये चीज़ बात कर रहे थे, डिप ऑफ द कर्व क्या होना चाहिए, कम डेविएशन चाहिए, तो डिप ऑफ द कर्व कम होना चाहिए। यानी कि हायर इज द डिप ऑफ द कर्व, मोर विल बी द डेविएशन फ्रॉम आइडियल। ऐसा होता है ना कि जितना ज़्यादा आपका डिप ऑफ द कर्व बढ़ता है बेटा उतना ही ज़्यादा आपकी दूरियां बढ़ जाती हैं। किससे, आइडियल वाले गैस से। आपको ग्राफ याद होगा ना कल का, आइडियल गैस जो स्ट्रेट लाइन था वो Z इक्वल टू 1 था। ये जो डिप ऑफ द कर्व था, ये वाली लाइन दिख रहा है आपको, कुछ ऐसा कर्व, ये जितना लंबा होगा उतना ही Z इक्वल टू 1 से दूरियाँ बढ़ेंगी आपकी। तो आइडियल गैस से आप जितना दूर होते चले जाओगे ऑब्वियस सी बात है डेविएशन क्या होगा, गैस का बढ़ता ही चला जाएगा। जितना 1 के करीब रहोगे डेविएशन उतना ही कम होगा। क्लियर ना। ठीक है। और ये भी देखा गया है कि लो प्रेशर पर जो गैस है वो नेगेटिव डेविएशन शो करती है, और हाइयर प्रेशर पर जो गैस है वो पॉजिटिव डेविएशन को क्या करती है, शो करती है। ठीक है। तो ये 2 पॉइंट अपन लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो देखो हमारा जो हम लोग 2 पॉइंट्स पढ़ लिया था बेटा। ठीक है। पहला पॉइंट क्या था, H2N हीलियम जो होते हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेंगे और वो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन को क्या करेंगे, शो करेंगे। दूसरा हमारा क्या था पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये था कि रिमेनिंग ऑल दी गैसेस एक्सेप्ट हीलियम एंड हाइड्रोजन शोज
शोज़ नेगेटिव डेविएशन, और वो हमेशा ही कर्वेचर को फॉलो करेंगे जिनमें क्या होगा, डिप ऑफ द कर्व। ठीक है, ये बात किया था। रिमेनिंग ऑल गैसेस शोज़ पॉजिटिव डेविएशन एज वेल एज नेगेटिव डेविएशन। कुछ भी शो कर सकता है, चाहे वो पॉजिटिव शो कर सकता है, चाहे वो नेगेटिव शो कर सकता है, लेकिन हीलियम और हाइड्रोजन के लिए ये बात तो पक्की है, वो हमेशा ही क्या रहेंगे, स्ट्रेट लाइन शो करेंगे, और फिर कहाँ पे, पॉजिटिव डेविएशन को शो करेंगे। तो हीलियम के लिए और हाइड्रोजन के लिए फिक्स है क्या, स्ट्रेट लाइन, पॉजिटिव डेविएशन। लेकिन इनके अलावा जितने और गैसेस हैं उनके लिए जो पैरामीटर है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो, है ना। अब देखो, कुछ लोग को ये कन्फ्यूज़न होता है कि मोलर मास के हिसाब से हम देखते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मोलर मास पर डेविएशन डिपेंड करता है, उसके अभी आगे पैरामीटर्स हैं। ठीक है, बहुत से पैरामीटर्स होते हैं जिनमें डेविएशन हमारा डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है जेड की वैल्यू। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर देखो वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, उसको समझना ज़रूरी है हमें। ठीक है, तो आप इस चीज़ में अपना एक आइडिया ना बनाएं कि मोलर मास पर डिपेंड करता है। तो ऐसा तो देखो, कल की क्लास में CO2 का देखा था हमने, है ना। अमोनिया, CO2 का मोलर मास बेटा अमोनिया से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अमोनिया जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव डेविएट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, CO2 ज़्यादा पॉजिटिव डेविएट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अमोनिया जो है वो पॉजिटिव ज़्यादा डेविएशन शो करता है एज़ कम्पेयर टू CO2। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। मोलर मास एक पैरामीटर नहीं है कि आप देखकर किसी भी गैस को देखकर बता दो कि वो ज़्यादा पॉजिटिवली डेविएट होगा कि वो ज़्यादा नेगेटिवली डेविएट होगा, है ना। ठीक है, वो जो मैंने ग्राफ बनाया था वो खुद मैंने इस चीज़ को कैसा है मैंने देखा था फिर बनाया था। ठीक है, क्लियर ना। वो अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा। हाँ, कंपेयर कर सकते हैं हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हम बता सकते हैं कि इनका जेड कितना होगा। हाँ, ये बता सकते हैं इसका जेड ज़्यादा होगा कि कम होगा, वो अपन आगे अभी सीखेंगे। ठीक है, कई चीज़ें अपन देखा था कि किसका डेविएशन ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। ठीक है, उस पर भी क्वेश्चन किया था ना, तो उस हिसाब से हम ये आइडिया लगा लेते हैं। जो ज़्यादा डेविएट होगा, है ना, तो ऑब्वियसली बात है जो ज़्यादा डेविएट होगा उसकी जेड की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही क्या होगी। नेगेटिव डेविएशन ज़्यादा हो रहा है तो जेड की वैल्यू उतनी ही 1 से क्या होगी, कम होगी। और जो कम डेविएट हो रहा है उसकी वैल्यू जेड के थोड़ा सा पास होगी, 1 के थोड़ा सा क्या होगी, करीब होगी। उस हिसाब से हम आइडिया लगा लेते हैं। ठीक है, तो गलत भ्रांतियाँ ना फैलाएं, अफवाहों से दूर रहें। ठीक है, चलिए तो पॉइंट नंबर 3 नोट करें सभी लोग। पॉइंट नंबर 3 क्या है बेटा, एट लो प्रेशर, at low pressure gas shows negative deviation, ठीक है, and at high pressure gas shows पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो लो प्रेशर पर जो है गैस नेगेटिव डेविएशन को शो करता है और हाई प्रेशर पर गैस पॉजिटिव डेविएशन को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, बोलो याद रहेगा। तो लो प्रेशर गैस शोज नेगेटिव डेविएशन, हाई प्रेशर गैस शोज पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर ना। एंड द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव कि बेटा जितना डिप ऑफ द कर्व बढ़ेगा, है ना, गैस का। ठीक है, किस गैस की बात कर रहे हैं, रियल गैस की बात करें। ये तमाम बातें रियल गैस की हो रही हैं। डिप ऑफ द कर्व जितना ज़्यादा होगा डेफिनेटली डेविएशन भी क्या होगा, उतना ही क्या होगा, हमारा ज़्यादा होगा। ठीक है, क्लियर ना। तो लिखें यहाँ पे हायर इज द, अभी तो सभी लोग मिल चुके होंगे डिप ऑफ द कर्व। किसी के लिए अनजान तो नहीं है कि सर मैंने सुना ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं डिप ऑफ द कर्व क्या होता है। अभी तो सबको पता चल गया होगा डिप ऑफ द कर्व क्या होता है, कल बताया था मैंने बेटा आपको। हायर इज द डिप ऑफ कर्व मोर विल बी डेविएशन ऑफ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आइडियल से उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, डेविएट करेगा।
फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ठीक है। तो मोर विल बी द डिप ऑफ द कर्व, मोर विल बी द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एंड मोर विल बी द अट्रैक्टिव फोर्स। सोचो जितना ज़्यादा डेविएट होगा, है ना, तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा हमारे। तो मोर विल बी द एंड मोर विल बी द अट्रैक्टिव फोर्स, more will be the attractive force between gas molecules, more will be the attractive force between gas molecules। बोलो आपको समझ में आ गया, ठीक है। जो जितना डिप ऑफ द कर्व बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स हमारा बढ़ेगा गैस मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। ये 2 पॉइंट है, बस लिखिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन से मिलवाता हूँ, जल्दी कॉपी कर लें। ठीक है बेटा, तो अभी देखो एक क्वेश्चन अपने पास आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, अरेंज द फॉलोइंग in order of attractive force। इन ऑर्डर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स में आपको बताना है, तो एक मैं फिगर बना के आपको दे रहा हूँ, उनमें आपको डिस्कस करना है कि भाई अट्रैक्टिव फोर्स किसका ज़्यादा है, किसका कम है, ठीक है। तो देखो हमारा ग्राफ बेटा कुछ इस तरह से है। ये देखो, ये जो z है, ये z वर्सेस क्या है, p है। तो देखो ये z की वैल्यू क्या है, 1 है, z की वैल्यू 1 है। ये z वर्सेस क्या है, p, क्योंकि हम वही पढ़ रहे हैं अभी जहाँ पर हमारा टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, क्लियर है, टेम्परेचर वेरिएबल नहीं है। तो ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा। तो ये A, ये B और ये C, ठीक है। आप इनमें बताना है कि A B C का जो ऑर्डर है, आपको बताना है किस में अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब बस इसको ट्राई करें, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। ट्राई करें। ओके, तो डन कर लिया होगा आपने, बहुत आसान है। आपको बस क्या बताना है बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स। तो अट्रैक्टिव फोर्स कहाँ ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है, जिसमें डेविएशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, वहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं ये जितने भी ग्राफ हैं वो सभी के सभी z के नीचे हैं, और z के नीचे क्या होता है, यस, लेस देन 1, ठीक है। तो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, A B C ये तीनों ही नेगेटिव डेविएशन को क्या कर रहे हैं बेटा, शो कर रहे हैं। और जब भी नेगेटिव डेविएशन होगा तो आपको सिर्फ क्या देखना है, डिप ऑफ द कर्व। जिसका डिप ऑफ द कर्व ज़्यादा होगा, यानी कि जो गैस आइदर A B C इन तीनों में जो भी गैस z = 1 से जितना दूर होंगे उनका डेविएशन उतना ही ज़्यादा होगा, और जिसका डेविएशन जितना ज़्यादा होगा ऑब्वियस सी बात है उसमें अट्रैक्टिव फोर्स क्या होंगे, उतने ही ज़्यादा होंगे, ठीक है। क्लियर ना, ठीक है। तो चले, तो अब बताओ इनमें सबसे ज़्यादा दूर कौन है, या सबसे ज़्यादा डिप ऑफ द कर्व किसका ज़्यादा है, C वाले का है। फिर किसका नंबर है, B का, फिर A का। तो आपको पता है ना डिप ऑफ द कर्व किसका ज़्यादा है, डिप ऑफ कर्व जिसका ज़्यादा होगा उनमें अट्रैक्टिव फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो C B A, ठीक है। तो अब अट्रैक्टिव फोर्स का ऑर्डर बता दो बेटा, यस, डिप ऑफ द कर्व ज़्यादा तो नेगेटिव डेविएशन क्या है, ज़्यादा, और जितना ज़्यादा डेविएशन उतना ही ज़्यादा क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। तो अट्रैक्टिव फोर्स का भी क्या हो जाएगा ऑर्डर, C B और फिर क्या, A, ठीक है। तो बस यहाँ पर मैं इस चीज़ को कर लेता हूँ। ये तो बेटा तब बात थी हमारी जब टेम्परेचर को हमने क्या रखा था, सेम रखा था, है ना। क्या हो अगर टेम्परेचर सेम ना हो, है ना, वेरिएबल हो जाए, तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ आपसे कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस टेम्परेचर, अभी अपन केस 1 पढ़ रहे थे ना, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर, ठीक है। जहाँ पे टेम्परेचर को क्या लिया था, कांस्टेंट, अब क्या लेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट लेंगे, मोल्स को कांस्टेंट लेंगे। अब सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल क्या रहेगा, टेम्परेचर। यानी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर टेम्परेचर पर किस तरह डिपेंड करता है, आप ही सोचिए ज़रा। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं, किसी भी रियल गैस का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो होगा क्या, सिंपल सी, जो गैस
क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे आप गैस का रियल गैस का टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो होगा क्या, जो भी गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनका टेम्परेचर बढ़ने से पहली बात तो क्या है, उनके बीच में थोड़ी बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि रियल गैस है तो थोड़ा बहुत तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा होगा ही होगा। तो उनके बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो पहले तो क्या होंगे, थोड़ा सा वीक होना शुरू हो जाएंगे, और जैसे जैसे वीक होंगे धीरे धीरे क्या होंगे, वो एकदम से छूट जाएंगे और वो क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे, यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो कहना क्या चाहता हूँ मैं, कहना ये चाहता हूँ कि जैसे ही आप टेम्परेचर रियल गैस का बढ़ाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, हमारा जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरफ क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। क्लियर ना, क्योंकि हमने ये चीज़ सीखा है कि एक रियल गैस को हम आइडियल गैस बना सकते हैं, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था, टेम्परेचर शुड बी हाई। तो आप जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे ही क्या होगा, हमारा जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह टेंड करेगा। तो बताओ, अगर रियल गैस आइडियल गैस की तरफ टेंड करेगा तो डिप ऑफ द कर्व है, जो डिप ऑफ द कर्व है वो कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तब तो आइडियल गैस से वो दूर होगा, लेकिन जैसे ही डिप ऑफ द कर्व कम हो गया, इसका मतलब आइडियल गैस के वो थोड़ा सा क्लोज आ रहा है। ठीक है, तो डिप ऑफ द कर्व कम हो जाएगा, और जब डिप ऑफ द कर्व कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारा डेविएशन भी क्या हो जाएगा, कम। तो टेम्परेचर बढ़ने से डिप ऑफ द कर्व कम हो जाता है। डिप ऑफ द कर्व कम होने की वजह से क्या है, हमारा जो गैस है रियल गैस वो आइडियल गैस की तरफ अप्रोच करता है। ऐसा नहीं वो आइडियल गैस बन जाता है, हाँ टेंड करता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या है, डेविएशन पर अफेक्ट पड़ता है। डेविएशन बेटा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, क्लियर ना, और जब डेविएशन कम हो जाएगा ऑब्वियस सी बात है अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, तो अब ये कह सकते हो कि टेम्परेचर, ठीक है, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेविएशन। टेम्परेचर बढ़ेगा, डेविएशन कम हो जाएगा। क्लियर ना, ठीक है, और जब डेविएशन कम होगा तो आपको भी पता है अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, तो अब अगला वाला तो मैं ऐसे ही आपको समझा दिया, तो चलो शुरू करते हैं जल्दी से उसी केस की तरफ। आप कॉपी कर लें इसको पहले। ठीक है, चलिए कॉपी कर ले, रब कर दो मैं इसको बेटा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं अपना केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 2। तो केस 2 क्या है, Z वर्सेस टेम्परेचर। अभी क्या था, प्रेशर था, है ना, अभी क्या है, टेम्परेचर है। Z वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है, तो देखो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मैं सीधे लिखता हूँ, जो भी चीज़ अभी बताया है वही लिखता हूँ। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रियल गैस approaches to आइडियल गैस। ठीक है, रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह अप्रोच करेगा। देयरफॉर डिप ऑफ द कर्व विल डिक्रीजेस। ठीक है, एज अ रिजल्ट डेविएशन, ठीक है, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस विल लेस। ठीक है, विल लेस। ठीक है, देयरफॉर अट्रैक्टिव फोर्सेस डिक्रीजेस। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ता है,
टेम्परेचर इंक्रीजेस, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो होगा क्या, डिप ऑफ द कर्व, डिप ऑफ कर्व, ठीक है, डिप ऑफ द कर्व, डिप ऑफ कर्व डिक्रीजेस, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। जब डेविएशन ही कम हो गया बेटा तो ऑब्वियस सी बात है जो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होंगे उन मॉलिक्यूल्स के बीच में, किस मॉलिक्यूल्स के बीच में, रियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में होंगे जो अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, बिटवीन रियल गैस, चलो पूरा लिख देता हूँ, मॉलिक्यूल्स, वो भी क्या होने लगेंगे, डिक्रीज होने लगेंगे। बोलो क्या आपको बात समझ में आई, ठीक है। तो बस इतनी ही चीज़ें आपको क्या करनी है बेटा, ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखो इनमें से एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियरिटी आएगी, ठीक है। ठीक है, चलिए तो कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन से मिलवाता हूँ, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लें आप। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फिर से वही है ग्राफ मैं आपको बनाता हूँ, है ना। ये मेरे को रब नहीं करना चाहिए था, मैंने रब कर दिया, चलो खैर आपने लिख तो लिया ही है ना, ठीक है। हाँ चलो, नहीं आपको थोड़ा सा समझाने में मेरे को थोड़ा इजी होता है ना, बट आपने लिखा है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मेरा मकसद तो पूरा हो गया। आप, मेरा मकसद सिर्फ इतना ही बेटा कि जो चीज़ें मैं बताऊँ आप उसको लिख लें। अगर आप उसने लिख लिया है तो आपको तो ये भी चाहिए कि जो भी चीज़ें मैं लिखवा नहीं रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, आप उस मोमेंट को भी पॉज करके उसको लिख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें होती हैं वो हम यहाँ पर लिख नहीं पाते हैं बट बोलते ज़रूर हैं आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो ये तो बहुत अच्छा रहेगा। वेन एवर आई यूज टू स्टूडेंट देन आई वॉज ऑल्सो डूइंग डैट, कि मैं भी उस समय क्या कर रहा था उस समय जब मैं कभी स्टूडेंट था, तो मैं भी वही करता था। जो भी टीचर मेरे को पढ़ाते थे, है ना, वो काफ़ी चीज़ें क्या है जो बताते थे वो चीज़ें वो लिखवा नहीं पाते थे, है ना। तो जो भी चीज़ें मुझे लगती थी, है ना, उनको मैं, मेरा लैंग्वेज कैसा है, मदर टंग कैसा है, मेरा जो है हिंदी है ना। आप में से सबका मराठी होगा या किसी हिंदी जो भी होगा, तो ऑब्वियस सी बात है आप अपने लैंग्वेज में लिख लें, है ना, ठीक है, हिंदी में या किसी भी लैंग्वेज में आप लिख लें। अगर इंग्लिश में सूटेबल हो तो इंग्लिश में लिख लें, बट लिखें ज़रूर, ठीक है। उसको कोई चेक नहीं करता, उसको आप ही बाद में जब पढ़ते हो फ्यूचर में, ठीक है, तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाती है कि इस चीज़ का रिलेशन इस चीज़ में है। मैं तो यहाँ तक बेटा उदाहरण भी लिख लेता था, कुछ एग्जाम्पल टीचर मेरे लेते थे, है ना, किसी चीज़ को समझाने के लिए कोई एग्जाम्पल वो दिया करते थे, मैं उस एग्जाम्पल को भी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उस एग्जाम्पल को भी लिख लिया करता था, ठीक है। हाँ पहले रफ करता था क्लास में, क्योंकि डायरेक्टली इतना स्पीड नहीं था कि कभी भी मैं फेयर कॉपी लेकर जाऊँ डायरेक्ट फेयर कर लूँ क्लास में, ऐसा नहीं कर पाता था मैं। स्पीड थोड़ी सी कैसी थी, उस तरह नहीं थी, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें लिखना चाहता था, जो चीज़ें वो पढ़ा रहे हैं बाद में उसको मैं घर पर जाकर क्या करता था, फेयर करता था। तो एक रफ़ कॉपी थी, इतनी मोटी सी रफ़ कॉपी लिया था मैंने, थोड़ा फेयर ही था, ज़्यादा रफ़ नहीं था। उसमें क्या है, अच्छे से चीज़ों को लिखता था, जल्दी जल्दी लिखता था। ये मतलब ध्यान में रखा था कि वो जो कॉपी है वो फेयर नहीं है, वो रफ़ है। हर दिन का उसमें लिखता था, उसके बाद जब घर पर पहुंचता था उस चीज़ को फेयर करता था। तो एक फ़ायदा होता था अपने को कि जो भी चीज़ें मैं आज पढ़ा हूँ वो जब दोबारा मैं फेयर करता था तो सारी चीज़ें मुझे रिकॉल हो जाती थी, और उनमें अगर कुछ चीज़ सही समझ भी नहीं आती थी, कोई चीज़ में अगर डाउट होता था, ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी क्या है मेरे उस रफ़ कॉपी में लिखे रहते थे, जो मैं क्लास के टाइम पर उसको मैं लिखता था, तो वो काफ़ी यूज़फुल हो जाता। तो ऐसे ही करते करते क्या है, तो फिर क्या हुआ, अच्छे से नोट्स बनाना शुरू किया। तो कई बार ऐसा होता है कि आप क्लास में अच्छा नोट्स नहीं बना पाते, तो उसके लिए मैं खुद यही करता था। जब मैं आई यूज्ड टू स्टूडेंट तो मैं भी खुद यही करता था, है ना, ठीक है। तो आज भी ऐसा नहीं है मैं एज अ फैकल्टी, ऐसा मैं खुद अपने आप को खुद एज अ स्टूडेंट ही मानता हूँ, क्योंकि एक
कहते हैं ना, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है ना बेटा, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है ना। नॉलेज इज़ द ओशियन, किसी बड़े इंसान ने कहा है, नॉलेज इज़ द ओशियन। ठीक है, नॉलेज एक क्या है, ओशियन है, आप उसको सीखते रहते हो, और जब तक हम किसी चीज़ को सीखते हैं तब तक हम स्टूडेंट ही कहलाते हैं बेटा, है ना। ठीक है, आप एक रिगार्ड देते हो क्योंकि आप मेरे से कुछ सीख रहे हो, बट हम भी अभी सीख ही रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं हमने सीखना छोड़ दिया है, लगातार हम भी हाँ अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, कुछ आगे की चीज़ें जो हमसे सीनियर है उनसे हम सीखते हैं, क्लियर ना। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, है ना, और उम्मीद है कि हमेशा ही ऐसा ही करता रहूँ। ऐसा नहीं है मैं कभी ये सोचूं कि हाँ मैंने बहुत कुछ सीख लिया, ऐसा कुछ नहीं, लगातार चलता रहे। ठीक है, तो चलो ये कल्टीवेट करने की प्रोसेस है ना, कल्टीवेशन। चले आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ अपन बात कर रहे थे, तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है ना। आपको फिर से वही करना है, आपको टेम्परेचर का ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर लिखना है, किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इस बार मैं आपको डेविएशन नहीं दूंगा, इस बार मैं आपको ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर दूंगा। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बोलता हूँ, ठीक है, आप ये मत उम्मीद लगाया करिए वो चीज़ें आपको बोर्ड पर मैं लिखा हुआ दे दूँ, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पर तो मैं पॉइंट टू पॉइंट ही लिखवाऊंगा ना बेटा। ठीक है, अब एग्जाम्पल तो नहीं लिखा सकता। ठीक है, तो कई चीज़ें ऐसा है कि मैं बोलता हूँ बट उसको लिखवा नहीं पाता, क्योंकि मैं ही नहीं, कोई भी नहीं लिखवा पाता ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। आपको अगर जो लगे, जो भी चीज़ ऐसी लगे इम्पॉर्टेंट है ना, हर इंडिविजुअल स्टूडेंट की अलग अलग पैरामीटर्स से समझने की, अलग अलग उनकी कैपेबिलिटी है, अलग अलग उनकी कैपेसिटी है चीज़ों को समझने की। आपको जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे, प्लीज़ 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 नोट इट डाउन विदाउट एनी हेजिटेशन, कि आप सोचो कि बाद में उसको चेकिंग, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको कहीं साइड में नोट बनाकर उसको हिंदी में लिखें या किसी भी भाषा में लिख लें, ताकि आप जब बाद में उसको पढ़ें तो आपको वो चीज़ समझ में आए। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में बेटा आप ही परेशान होते हो, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट परेशान होता है, क्लियर ना। जिसको ये लगता है कि हाँ अभी टीचर है, उसके पास सब कुछ है, हर चीज़, लेकिन मैं खुद बता रहा हूँ आपको, अल्टीमेटली आप ही परेशान होगे। क्योंकि जब आपके सामने पूरा बड़ा सा, जब 17-18 चैप्टर्स के जब आपके ऊपर जब बर्डन आएगा ना, तो आप चीज़ें खुद ही नहीं हैंडल कर पाओगे। तो उसके लिए क्या है, ये सब चीज़ें क्या है, इम्पॉर्टेंट स्टेप बाय स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को फंडामेंटल समझ के आप सारी चीज़ें अभी से प्रैक्टिस में लेकर आइए। बार बार रिवीजन करने का स्ट्रेटजी, बार बार चीज़ों को कैलकुलेट करने का कोई फार्मूला है तो उसको अच्छे से आप बना कर रखें, ताकि बाद में आप फ्यूचर में जब कभी उसको देखें तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला था। उसको थोड़ा सा बोल्ड लेटर में करके रखें। ठीक है, एक स्केच कलर का यूज़ करें, उसको अच्छे से ब्रॉड कर लें, है ना, क्लियर ना। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हाइलाइटर का यूज़ करें। ठीक है, इससे क्या होगा, एक तो आपका जो नोट्स है वो थोड़ा अट्रैक्टिव होगा, इंप्रेसिव होगा। दूसरी चीज़ क्या होगा, जब फ्यूचर में आप पढ़ोगे उन चैप्टर्स को तो आपको भी समझ में आ जाएगा। चैप्टर यूँ तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन इनमें ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो सर ने भी हमें जब पढ़ा रहे थे तो स्ट्रेस करके वो बोल रहे थे, तब आपको ये सारी चीज़ रिकॉल होने लगेगी। और अगर आपने कुछ एग्जांपल्स भी लिख रखे हैं, जैसा कि मैं आपको समझाते टाइम यूज़ करता हूँ, अगर उन एग्जांपल्स को भी आपने वो सारी चीज़ें हूबहू ऐसे कॉपी पेस्ट कर दी है, ठीक है, भले ही मैंने उसको लिखवाया नहीं है नोट्स में, बट आप उन एग्जांपल्स को भी अपने ही लैंग्वेज में लिख रखा है, तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको जब उस चीज़ को पढ़ोगे। ठीक है, तो चलो ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर में मेरे पास इस बार जो Z है, क्योंकि अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ Z वर्सेस क्या, P नहीं, Z वर्सेस T। इस बार टेम्परेचर क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, देखें ये तो Z इक्वल टू 1 ही है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है अपने को। अब क्या है, यहाँ पर जो मैं ले रहा हूँ इस बार, ये पहला वाला कर्व है, ये दूसरा वाला कर्व है, और ये कुछ थर्ड वाला मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये थर्ड वाला है, तो ये T1 है, दिस इज T2, दिस इज T3। देखो ध्यान रखना इस चीज़ को, देख लो आप सभी लोग अच्छे से, बोलो क्या समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अब आपको बताना है T1, T2, T3 में किसका टेम्परेचर ज़्यादा है इस ग्राफ को देखकर। तो बस आपको जो मैंने लिखाया है डिप ऑफ द कर्व, है ना, जिसका डिप ऑफ द कर्व ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा ना। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो डिप ऑफ द कर्व कम होता है ना। इसका मतलब किसका डिप ऑफ द कर्व कम है,
T1 का कम है, T2 का, T3 का है। तो मुझे तो लग रहा है बेटा ये चीज़ है, दिख रहा है सभी को, ये वाली लाइन जो है, देखिए ज़रा ध्यान से इस वाले लाइन को, ये जो है इसका डिप ऑफ द कर्व सबसे कम है, दिख रहा है ये वाला, ये डिप ऑफ द कर्व सबसे कम है। सबसे बड़ा डिप ऑफ द कर्व तो ये वाला है, ये डिप ऑफ द कर्व सबसे ज़्यादा है ना। तो सबसे ज़्यादा किसका है आप उसको लिख लें, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डिप ऑफ द कर्व किसका है, T3 का है। तो जिसका डिप ऑफ द कर्व ज़्यादा उसका टेम्परेचर कम है ना, ठीक है। तो सबसे कम टेम्परेचर किसका है, T3 का है, सही है, T3 का सबसे कम टेम्परेचर। फिर आ जाता है ये वाला डिप ऑफ द कर्व, ठीक है। ये भी डिप ऑफ द कर्व क्या है, इसके बाद तो इसका नंबर है, ठीक है। तो इसके बाद ये किसका है, T1। तो T1 आ जाएगा बेटा कहाँ पर, बीच में। ज़रा T2 को देखें ध्यान से, ये T2 है, ये वाला दिख रहा है, ये सभी लोग, सबसे कम डिप ऑफ द कर्व ये है, सबसे कम डिप ऑफ द कर्व सभी को दिख रहा है। और डिप ऑफ द कर्व कम होने की वजह से क्या है, टेम्परेचर इसका सबसे ज़्यादा है, यानी कि जो T2 है उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। तो जिसका डिप ऑफ द कर्व कम उसका टेम्परेचर ज़्यादा, ठीक है। अब आपसे अट्रैक्टिव फोर्स का भी ऑर्डर पूछ सकता था वो, अगर आपसे अट्रैक्टिव फोर्स का ऑर्डर पूछता तो ऑब्वियस सी बात है जिसका डिप ऑफ द कर्व क्या होगा, है ना, जिसका डिप ऑफ द कर्व ज़्यादा होगा उसका अट्रैक्टिव फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि जब डिप ऑफ द कर्व कम होता है तो अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाते हैं, क्लियर ना, क्योंकि वो आइडियल गैस की तरफ टेंड करते हैं। और आप सबको पता है बेटा कि जो आइडियल गैसेस होते हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्स नेग्लिजिबल होते हैं, उनमें अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होते हैं, क्लियर ना, ठीक है। तो जिसका डिप ऑफ द कर्व ज़्यादा है उसका अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, ज़्यादा है। तो उस हिसाब से अगर आप अट्रैक्टिव फोर्स का ऑर्डर बोले तो सबसे ज़्यादा डिप ऑफ द कर्व किसका है, T3 का है, इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स T3 का ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद T2 नहीं T1, उसके बाद T1 और उसके बाद क्या होगा हमारा T2, यानी कि सबसे कम डिप ऑफ द कर्व जिसका है उनमें अट्रैक्टिव फोर्स सबसे कम होगा, ठीक है। तो किसी का भी हम ऑर्डर लिख सकते हैं छोटे से, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन है ना, रियल गैस, इसलिए क्या है थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर, कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन घूम फिर के आएंगे, डिप ऑफ द कर्व का ऑर्डर बताओ, डेविएशन का ऑर्डर बताओ, तो ऑब्वियसली बात है जिसका डिप ऑफ द कर्व ज़्यादा होगा उसका डेविएशन भी ज़्यादा होगा। तो अगर आपसे डेविएशन का ऑर्डर पूछता तो बस यही ऑर्डर हो जाता, डेविएशन का भी ऑर्डर यही हो जाता, ठीक है। आ गया टेम्परेचर, बस यही फ़र्क है टेम्परेचर में, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हो गया हमारा प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे अपन देखते हैं रियल गैस इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं रियल गैस इक्वेशन, उसके बाद अपन बात करेंगे वंडर वाल्स इक्वेशन जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉपी करें फिर अपन बात करते हैं। ओके, ठीक है, कर लिया। अच्छा एक चीज़ आप यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर देखो क्या है, टेम्परेचर तो वेरिएबल है लेकिन गैस क्या है, सेम है। पिछले वाले में क्या था बेटा, गैस अलग अलग थे, याद है आपको, ठीक है। टेम्परेचर सेम था वहाँ पे, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका जो गैस है, इस केस में गैस तो हमारे क्या है, सेम है, चेंज नहीं है। गैस क्या है बेटा, यहाँ पर सेम है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो ज़रूर चेंज है इस केस में, यानी कि केस नंबर 2 में। इस चीज़ को लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, तो गैस सेम है, टेम्परेचर चेंज है। अब आखिर ये डेविएशन होता क्यों है, ये अगर अपन बात करें तो वाई दिस डेविएशन हैपन्स, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस डेविएशन, कैन यू एनीवन ऑफ यू सजेस्ट मी, टेल मी। देखो डेविएशन क्या होता है, अभी सिंपल सा है ना, अभी एक इंसान अपने रास्ते से भटक क्यों जाता है, भाई बात तो वही है, डेविएशन मतलब वही बात है ना। आप सही से पढ़ाई कर रहे हो बट एकाएक आप पढ़ाई करना बंद कर जाते हो, इसका एक ही कारण है ना, कि आप आसपास अपनी चकाचौंध की बड़ी दुनियाओं से, है ना, आप इस बड़े मतलब जो भी मार्केट में चीज़ें हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो उस चीज़ से वास्ता नहीं रखते हैं, है ना, या जिनको पढ़ाई से मतलब नहीं है, अगर आप उनके सपोर्ट में आ जाते हैं, उनके कांटेक्ट में आ जाते हैं, ऑब्वियसली बात है आपका मन थोड़ा सा डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, आप अपने पाथ से, आपका जो पाथ क्या है बेटा, आपका अभी पाथ क्या है, एजुकेशन, आपकी पाथ क्या है, स्टडी,
है ना। तो आप अपने पढ़ाई स्टडी से जब डेविएट होते हो, मतलब डाइवर्ट होते हो, वो क्यों होते हो? वो तभी होते हो जब ऑब्वियसली बात है कि आप पर कुछ ऐसा प्रेशर आने लगता है उन दोस्तों का कि भाई आओ चलो घूम के आते हैं। आप भी सोचते हो यार घूमना तो अच्छी बात है, चलो घूम लेते हैं, है ना। इससे आपकी पढ़ाई लॉस हो जाती है। या पढ़ाई करने के टाइम पर आप चले जाते हो कुछ, चलो क्रिकेट खेल के आते हैं। आपको भी पता है उस क्रिकेट खेलने से मैं कोई बड़ा क्रिकेटर नहीं बन सकता। मैं मूवी हॉल में देखने से जाकर थोड़ी सी एंटरटेनमेंट ज़रूर होगी, बट ऐसा नहीं है मैं कोई बड़ा एक्टर बन सकता हूँ या कोई बड़ा प्रोड्यूसर बन जाऊँ। तो मतलब मेरा सिर्फ ये है कि कोई भी चीज़ है पर्टिकुलर, वही चीज़ गैस के साथ भी होती है। गैस अगर रियल है, वो डेविएट होता है, वो सिर्फ इसलिए होता है कि वो आइडियल से अलग है, इसलिए वो डेविएट होता है। क्लियर ना? क्योंकि आप किसी पाथ से डेविएट तब होते हो जब आप अलग होते हो, ठीक है। आप उसके साथ हो तब तो ठीक है, जब तक उसको फॉलो करो, लेकिन अलग अगर हो गया तो डेविएट हो गए। तो सिंपल सा इसका दो इंपॉर्टेंट रीज़न है। पहला रीज़न है कि जो आइडियल गैस है वो पॉइंट मास होता है। आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पॉइंट मासेस होते हैं, लेकिन जो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मास जो है वो पॉइंट नहीं होता है, उनका एक सिग्निफिकेंट मास होता है। आप उनके मास को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। रियल गैस के मास को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्फेरिकल रिजिड पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्फेरिकल रिजिड पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि आप उनको, उनके मास को नेग्लिजिबल कर सकते हो, उनके मास को इग्नोर कर सकते हो। क्लियर ना? लेकिन रियल गैस के मास को आप इग्नोर नहीं कर सकते। उनका जो पार्टिकल्स होता है उनके गैस के मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, मॉलिक्यूल्स पार्टिकल एक ही है, तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर उनके जो पार्टिकल्स होते हैं रियल गैस के, वो एक सिग्निफिकेंट होते हैं, वो स्फेरिकल रिजिड होते हैं। क्लियर ना? आप उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते बेटा। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़, जो आइडियल गैस हैं, ठीक, इसलिए वो डेविएट करे जाते क्योंकि वो डिफर हो गए। दूसरा ये है कि जो आइडियल गैस है उनके जो वॉल्यूम है ना, उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। आप किसी भी गैस में अगर आप आइडियल गैस को डाल दो तो आप आइडियल गैस के वॉल्यूम को कभी भी कंसीडर नहीं करते हो। आप यही कहते हो कि वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज़ नथिंग, बेसिकली वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। अगर एक कंटेनर में 10 लीटर अगर पानी है, उसमें अगर मैं 1 लीटर आइडियल गैस डाल दूँ तो आप उस 1 लीटर को कंसीडर नहीं करोगे। आपको अगर मैं पूछूं वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या है तो आप क्या बोलोगे? 10 लीटर। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर क्या बोलोगे? 10 लीटर। सही मायने में आपको वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर 9 लीटर बोलना चाहिए था, 1 लीटर माइनस कर देना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। इसका मतलब आपने उस गैस को क्या मान लिया है? आइडियल। लेकिन रियल गैस कहता है भैया ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपने किसी कंटेनर में 10 लीटर गैस डाला है, अगर आपने 1 लीटर रियल गैस डाल दिया है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर क्या होगा तो आप उसको क्या बोलोगे? 10 - 1 दैट इज़ 9 लीटर। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कंटेनर का वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर है। समझ रहे हो? ये बात है। तो ये चीज़ें हैं, ये कुछ रीज़न है, यानी कि रियल गैस के जो वॉल्यूम है वो एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, ठीक है, इसलिए वो डेविएट हो जाते हैं। तो बस ये चीज़ आपको पहले से ही पता था, लेकिन लिख लो, हेडिंग डालेंगे रीज़न फॉर डेविएशन ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस ना, ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस। फ्रॉम आइडियल गैस, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? पहला रीजन क्या है बेटा? आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स आर पॉइंट masses, ठीक है, बट पॉइंट masses and it is negligible। आप उसे नेग्लिजिबल कर देते हो, ठीक है। बट वेन एवर वी टॉक अबाउट रियल गैसेस, बट फॉर रियल गैसेस, गैस molecules are
स्फेरिकल, ठीक है, बट रियल गैस मॉलिक्यूल्स आर स्फेरिकल, रिजिड पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स, इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड या नेग्लिजिबल, इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर ना, ये पहली बात है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर आइडियल गैस की, तो आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पॉइंट मासेस हैं। दिस इज आइडियल गैस, ये क्या है बेटा, ये पॉइंट मास है, इतना छोटा है कि आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन जो रियल गैस है वो पॉइंट नहीं है, गलती ना करना बेटा, वो क्या है, ये रियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनका एक सिग्निफिकेंट मास होता है, ठीक है, ठीक है, क्लियर ना, ये क्या होते हैं, स्फेरिकल रिजिड मॉलिक्यूल या फिर स्फेरिकल रिजिड पार्टिकल, ये स्फेरिकल रिजिड पार्टिकल होते हैं, इनको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज negligible and it is volume of container in case of ideal gas, in case of ideal gas, तो आइडियल गैस के केस में ऐसा होता है, ठीक है, बट फॉर रियल गैसेस वॉल्यूम ऑफ गैस कैन नॉट बी इग्नोर्ड, या फिर नेग्लिजिबल नहीं कर सकते हम, ठीक है, इट हैज़ सिग्निफिकेंट वॉल्यूम, उसके पास क्या होता है, एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम होता है। तो रियल गैस के लिए ध्यान रखें, वॉल्यूम क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है, लेकिन आइडियल गैस के लिए क्या है, हम वॉल्यूम को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, हम यही कहते हैं कि आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो उस कंटेनर का वॉल्यूम होता है, हम वो ये ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर ना, बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। और एक बात आप बोल सकते हो कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, क्लियर ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो आइडियल गैस में क्या होता है, नेग्लिजिबल, है ना, आइडियल गैस के केस में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, लेकिन जो रियल गैस होता है इनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब होगा, खुद सोचो, जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो दूर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, पास आना शुरू हो जाएंगे, तो अपने पाथ से डेविएट हुए कि नहीं हुए वो, क्योंकि आइडियल गैस थे तब वो दूर दूर थे, लेकिन जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, ठीक है, वो किसी कारणवश बढ़ गया, यानी कि कोई भी रीज़न हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर कम कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है जो मॉलिक्यूल्स गैस के दूर दूर थे वो पास पास आना शुरू हो जाएंगे, जिसके वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, क्लियर ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से होगा क्या, उनका जो पाथ है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, वो डेविएट हो जाएंगे, ठीक है। अब वो पॉजिटिवली डेविएट होंगे कि वो नेगेटिवली डेविएट होंगे, उसके लिए तो भाई एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिनेशन ज़रूरत है, जो हम डिज़र्ट से आइडिया लगा लेते हैं, मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से। लेकिन एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि आइडियल गैस से वो बिहेवियर हो गया है क्या, डेविएट हो गया है, जो हम रीज़न पढ़ रहे हैं, क्लियर ना, ठीक है। तीसरी चीज़ और इम्पॉर्टेंट आप ये भी देखते हो कि अगर गैस लिक्विफाई हो रहे हैं, है ना, आप गैसेस को लिक्विफाई करते हो, है ना, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है बेटा कहाँ पर, फायर एक्सटिंग्विशर्स में, आप सभी लोगों ने देखा ना, फायर एक्सटिंग्विशर्स में, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर को जब आप चलाते हो, बाहर निकालते हो, तो फिर क्या होता है, यूज़ करते हो तो क्या होता है, आपको एक ज़्यादा हैवी मास का आपको दिखाई देता है क्या, है ना, काफ़ी ज़्यादा आपको दिखाई देता है क्या, ड्राई आइस की तरह, इसीलिए कहते हैं ना लिक्विड CO2 को हम ड्राई आइस भी बोला करते हैं, ठीक है। इसलिए जब भी आग लगता है हम उनको क्या कर सकते हैं, बुझा देते हैं, क्योंकि वो ड्राई आइस होता है बेसिकली। तो फायर एक्सटिंग्विशर्स में क्या होता है, CO2 गैस को लिक्विफाई किया जाता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, क्लियर ना, ठीक है। जो भी हमारे परफ्यूम्स होते हैं उनमें भी क्या होता है, लिक्विड होता है, गैस को हम लिक्विड के फॉर्म में रखते हैं हम लोग। तो अगर कोई भी गैस है
उसे हम लिक्विफाई कर सकते हैं, इसका मतलब सिंपल एक है, उस गैस का कुछ न कुछ तो वॉल्यूम रहा होगा, है ना। ठीक है, अगर हमारे इस कमरे में मैं पढ़ा रहा हूँ तो इस कमरे के सभी गैसेस को अगर मैं इकट्ठा करके लिक्विफाई कर दूँ, वो बात की बात है, 1 ml बनेगा कि 2 ml बनेगा कि 3 ml बनेगा, बट बेटा कुछ न कुछ तो इसका वॉल्यूम होगा। इसका मतलब सिर्फ एक चीज़ है, अगर गैसेस लिक्विफाई हो सकते हैं, इसका मतलब है कि गैस के पार्टिकल्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर गैस के पार्टिकल को हम इग्नोर कर रहे हैं तो गैस लिक्विफाई भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लिक्विफाई होकर अगर मुझे वो कुछ सर्टेन वॉल्यूम लिक्विड दे रहे हैं, इसका मतलब उनका वैल्यू है, उनका कुछ मतलब है। ठीक है, जिसे हम इग्नोर कर रहे थे कहाँ पर, आइडियल गैस में। इस बात से ये आइडिया हम लगा सकते हैं कि हमारे जो रियल गैसेस होते हैं उनका कुछ न कुछ क्या होता है, सिग्निफिकेंट वॉल्यूम होता है। बात समझ आ रहा है। और आसपास सारे के सारे गैसेस रियल ही हैं, ठीक है, आइडियल नहीं है। क्या है, सब के सब गैसेस रियल हैं। तो थर्ड पॉइंट आप लिख लीजिएगा खुद से, ठीक है, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख लीजिए, इसको नोट कर लें पहले, फिर लिखवाता हूँ मैं आपको, इसको नोट कर लें पहले। लिखिए, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पॉइंट नंबर थर्ड, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ideal gas molecules, but in real gas molecules we have significant force of attraction in between them, ठीक है, in between them, क्लियर ना, ठीक है। और आगे लिख लीजिएगा कि नेक्स्ट नहीं है, इसके आगे लिख लीजिएगा, इफ गैसेस कैन बी लिक्विफाई, लिख लीजिएगा, इफ गैसेस कैन बी liquefy then it indicates that there should be some force of attraction in between them. There should be force of attraction in between them. That indicates the gas is real. इस तरह से क्या होता है, हमारा गैस डेविएट हो जाता है। ठीक है, तो आप कॉपी कर लीजिए, इसको नोट कर ले, तब तक मैं इसको रब कर दूं, फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं रियल गैस इक्वेशंस की। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रियल गैस इक्वेशन। तो देखो बेटा, रियल गैस इक्वेशन क्या है, सबसे पहले देखो, इक्वेशन विच डिराइव्ड बाय कंसिडरिंग वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स, है ना, गैस मॉलिक्यूल्स, एज वेल एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, है ना, इज नोन एज रियल गैस इक्वेशन। मतलब क्या है, एक ऐसा इक्वेशन जहाँ पर हम क्या है, किसी भी गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या करते हैं, ठीक है, वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, और उनके बीच में क्या कंसीडर करेंगे, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी हम क्या करेंगे, एक कंसीडर करेंगे, नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। ऐसे गैस इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग, रियल गैस इक्वेशन, क्योंकि वो जो गैस मॉलिक्यूल हैं वो नेचर में कैसे हैं, रियल हैं, आइडियल नहीं है। ठीक है, कई साइंटिस्ट आए बेटा जो इन पर काम करना शुरू किया, क्योंकि आप आइडियल गैस इक्वेशन जानते हो क्या होता है, PV = nRT। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट काम करना शुरू किया, इन पर रिसर्च करना शुरू किए, जैसे उनके नाम क्या है, वंडरवॉल, डाइट्रीसी, स्पेलिंग आप ध्यान दीजिएगा, ये वंडरवॉल है, डाइट्रीसी DIETRICY, बर्थलॉट BERTHLOT एक्सेट्रा, वर्कड ऑन रियल गैसेस। उन्होंने रियल गैसेस पे काम करना शुरू किया है। ये इनके अलावा, ये मतलब मेन साइंटिस्ट यही सब थे, इनके अलावा और भी थे। ठीक है, काम करना शुरू किया, लेकिन सबसे पहले जो काम ख़त्म किया, यानी कि इस कंपटीशन को सबसे पहले कौन जीता, वंडरवॉल साहब ने। ठीक है, इसीलिए हम रियल गैस इक्वेशन को हम वंडरवॉल गैस इक्वेशन के रूप में पढ़ते हैं। यानी कि आपसे अगर कोई बोलेगा कि रियल गैस इक्वेशन क्या बोलोगे, तो आप सिंपली वंडरवॉल गैस इक्वेशन को क्या करते हो, आप इलेबोरेट करते हो। ठीक है, इन लोगों ने भी अपने अपने इक्वेशन दिए हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, क्लियर ना। तो हम रियल गैसेस को वंडरवॉल गैस इक्वेशन के इक्विवेलेंट भी हम बोल सकते हैं। तो हमने वंडरवॉल इक्वेशन को पढ़ना है, और जो वंडरवॉल इक्वेशन होगा वही क्या होगा, रियल गैस का इक्वेशन होगा। तो अब आप इसको कॉपी करें। अब मैं बात करता हूँ वंडरवॉल इक्वेशन क्या है। ठीक है, उसके पहले मैं आपको दो चीज़ बता देता हूँ। जो आइडियल गैस था,
उसको रियल गैस बनाने में वंडर वाल ने कुछ मॉडिफाई किया, कुछ चीज़ें मॉडिफाई करना शुरू किया, ठीक है। जैसे उन्होंने 2 करेक्शन किए, है ना। पहला जो करेक्शन था बेटा वो क्या था, है ना, प्रेशर करेक्शन, है ना। प्रेशर करेक्शन उन्होंने किया, प्रेशर में कुछ चीज़ें उन्होंने ऐड किया। जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन जो प्रेशर था PV = nRT ना, उन्होंने कुछ प्रेशर में करेक्शन किया और उन्होंने कुछ वॉल्यूम में इम्प्रूवमेंट करी, है ना। तो वॉल्यूम को करेक्ट किया उन्होंने, प्रेशर को मॉडिफाई किया, इन दोनों को मॉडिफाई किया, बाकी nRT वैसा का वैसा ही रखा उन्होंने। तब जाकर वो क्या बन गया, हमारा वंडर वाल इक्वेशन। अब हमें वही समझना है उन्होंने क्या करेक्शन किया है, क्लियर ना, ठीक है। तो चलो कॉपी करो, फिर मैं आपको मिलवाता हूँ वंडर वाल इक्वेशन से। ओके तो देखो वंडर वाल से गैस इक्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वंडर वाल गैस इक्वेशन, जैसे हम आइडियल गैस इक्वेशन को IgE बोला करते हैं, वैसे ही अब हम वंडर वाल गैस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, VGE। तो देखो वंडर वाल ने क्या किया, कुछ नहीं किया, आइडियल गैस इक्वेशन को ही लिया है उन्होंने, बस उसमें 2 चीज़ों पर क्या कर दिया है, करेक्शन। पहला है प्रेशर में करेक्शन किया है और वॉल्यूम में मॉडिफिकेशन किया है, ठीक है। तो देखो वंडर वाल इक्वेशन, तो बस सिंपल लिखिएगा, वंडर वाल करेक्टेड प्रेशर एंड वॉल्यूम इन आइडियल गैस इक्वेशन। इन 2 चीज़ों में क्या किया उन्होंने, करेक्शन किया है, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम में, ठीक है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बारी बारी करेक्शन क्या क्या किया है। सबसे पहला बेटा जो करेक्शन है ना, वो प्रेशर में है। सबसे पहले वॉल्यूम में करेक्शन देख लेते हैं, यानी कि करेक्शन फर्स्ट, ठीक है। तो पहला जो करेक्शन है वो है वॉल्यूम करेक्शन, ठीक है। देखिए वॉल्यूम करेक्शन क्या है, आप सबको पता है जो आइडियल गैस इक्वेशन होते हैं ना, ठीक है, उनको अगर हम लें, जैसे मान लें हमारे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है, दिस इज IgE, आइडियल गैस है, ठीक है। आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पॉइंट मासेस होते हैं, तो कुछ इस तरह से होंगे, और बेटा ये बहुत दूर दूर होंगे, चारों तरफ होंगे, ये सभी क्या हैं, पॉइंट मासेस हैं, ठीक है। अब इनको हम क्या करते हैं, कंप्रेस, क्या कर देते हैं, कंप्रेस, मतलब प्रेशर बढ़ा देते हैं, है ना, कंप्रेस कर देते हैं। तो अब कंप्रेस होंगे, क्या होंगे, मतलब इनको हम लिक्विफाई करना चाहते हैं, तो लिक्विफाई जब होंगे बेटा, ये कंप्रेस आप करोगे इनको, तो जब कंप्रेस होंगे तो एक छोटे से वॉल्यूम को एक्वायर कर लेंगे, ये छोटे से वॉल्यूम में कंप्रेस हो जाएंगे, और यहाँ पर जो छोटा वॉल्यूम होगा बहुत ही पॉइंट मास में नज़र आएगा, ठीक है, क्लियर ना, ठीक है। तो ये जो है, ये क्या है बेसिकली, ये क्या है, द वॉल्यूम ऑफ गैस, द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स, आइडियल गैस मॉलिक्यूल, ये क्या है, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स, देख रहे हो, विच इज नेग्लिजिबल, विच इज नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर, ये कंटेनर के रिस्पेक्ट में क्या है बेटा, ये नेग्लिजिबल है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो वॉल्यूम ऑफ गैस है, ठीक है, वो क्या है, एग्जैक्टली किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर है। कब बोलते हैं हम, आइडियल गैस के केस में ये हम बोला करते हैं, ये सभी लोगों को पता भी होगा। लेकिन जैसे ही अपन बात करते हैं रियल गैसेस की, हम सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ लेते हैं, ठीक है। अब इस गैस को हम रियल गैस में क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। अब फिर से हम इस चीज़ को क्या करेंगे, कंप्रेस, ठीक है। ये कौन सा गैस है बेटा, रियल गैस है, Rg, कौन सा गैस है, ये रियल गैस है, Rg है। अब क्योंकि रियल गैस का तो मॉलिक्यूल पॉइंट मास नहीं होता है, ये कैसा होता है बेटा, ये स्फेरिकल होंगे, तो थोड़ा सा दूर दूर नहीं रहेंगे, वो पास पास रहेंगे, क्योंकि इनमें क्या होगा, एक सिग्निफिकेंट फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो अब जैसे इसको कंप्रेस करोगे, इनमें भी वही होगा, एक छोटे से एरिया पर क्या हो जाएंगे, एक्वायर हो जाएंगे, इनका वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो जाएंगे। तो मान लेते हैं ये छोटा एरिया हो गया, लेकिन अब इस छोटे एरिया में पॉइंट मासेस नहीं आएंगे। क्या आएंगे बेटा? हाँ, एक सिग्निफिकेंट स्फेरिकल शेप आएंगे। क्या आप अब इनको इग्नोर कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ रियल गैस molecules which cannot be neglected। उसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर ना? ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इसे आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। आइडियल गैस के केस में बेटा आपने नेग्लेक्ट कर दिया था, तो बस वंडरवॉल ने यहीं पर गेम खेला। गेम समझते हो? यहीं पर उसने दिमाग लगाया। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर नहीं होगा। तो भाई अब उसने यहाँ पर ये दिमाग लगाया, तो कंटेनर का वॉल्यूम होगा क्या? यहाँ पर तो भाई गैस का जो वॉल्यूम है वो कंटेनर के बराबर नहीं है। तो व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, है ना? कंटेनर का वॉल्यूम होगा क्या? तो बस सिंपल सी बात है, जो भी गैस का वॉल्यूम होगा उसको कंटेनर के वॉल्यूम से क्या कर दो, माइनस कर दो, तो बचा हुआ जो भी वॉल्यूम होगा, ठीक है, इतना वॉल्यूम अगर मैं निकाल दूं यहाँ से, तो जितना बचा हुआ वॉल्यूम है वो किसका होगा? कंटेनर का वॉल्यूम होगा। तो बस उसने वही काम किया। ठीक है, तो बस इसके आगे अपन इसको रब कर देता है। अब इसको कॉपी कर लो, पहले कर लिया? ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं। अब वंडरवॉल ने क्या किया? ठीक है, कॉपी कर लिया आपने। चलिए, अब वंडरवॉल ने क्या किया? वंडरवॉल ने बेटा कुछ नहीं किया, बस अब क्या है, उसने ये बोला कि जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का, जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है, ठीक है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज द वॉल्यूम ऑफ अवेलेबल, इज द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट। यानी कि किसी भी गैस का वॉल्यूम इस बात से डिसाइड होता है कि उसका जो गैस है वो कितना फ्रीली मूव कर रहा है। ठीक है, गैस जितना फ्रीली मूव करेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वॉल्यूम एक्वायर करेगा। ठीक है, तो वंडरवॉल ने ये कहा कि उन्होंने क्या बोला कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज the volume available ठीक है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज द वॉल्यूम अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल फॉर द गैस टू द गैस फॉर फ्री मूवमेंट। उसको फ्रीली मूव करने के लिए, जितना गैस फ्रीली मूव करेगा उसका वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। क्लियर ना? तो उसी चीज़ को उन्होंने ये देखा कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर यानी कि वॉल्यूम जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा, तो एक्चुअल जो वॉल्यूम होगा वो होगा क्या कि भाई अब कंटेनर के वॉल्यूम को, दिस इज़ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, दिख रहा है सभी को, ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, इसमें क्या करो, वॉल्यूम ऑफ गैस को क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, क्लियर ना? ठीक है, क्योंकि कौन सा गैस, रियल गैस, उसके वॉल्यूम को माइनस कर दो। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम है यानी कि ये क्या है, ठीक है, ये कौन सा गैस है, रियल गैस मॉलिक्यूल्स। कौन सा गैस है बेटा, रियल गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो भी ऑक्यूपाइड कर रहे हैं कंटेनर को, ऑक्यूपाइड इन द कंटेनर, जो कंटेनर को ऑक्यूपाई किए हुए हैं उनको माइनस कर दो। बस उन्होंने यही दिमाग लगाया और उसमें सक्सेसफुल भी हो गए। तो देखो अब ये वॉल्यूम एक्चुअल हो गया, वॉल्यूम एक्चुअल इक्वल टू वॉल्यूम माइनस इस वी गैस को वंडरवॉल ने अपना कांस्टेंट नाम दिया, वो क्या दिया, बी।
ठीक है। तो V इक्वल टू वी माइनस वी, यानी कि जो वॉल्यूम आप देखते हो ना PV इक्वल टू nRT में, उसमें V में से उसमें क्या होगा, अभी बढ़ेंगे, P में क्या करेक्शन किया है, P में जोड़ेगा, V में से B माइनस कर दिया है उन्होंने, ठीक है, क्लियर ना। ये क्या है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ, ये क्या है बेटा, एक्चुअल वॉल्यूम, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए है ना, क्योंकि मोल तो बेटा यहाँ 1 है ना, दिख रहा है सभी को, है ना। तो व्हाट इज दिस, दिस इज 1 मोल के लिए क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम है। बताओ n मोल्स के लिए क्या होगा, फॉर n मोल्स के लिए, तो n मोल्स के लिए क्या होगा, V एक्चुअल इक्वल टू V माइनस NB, बस यही करेक्शन है। जो भी आप PV इक्वल टू nRT में आपने V देखा है ना, बस उस V की जगह क्या लिख दोगे, V माइनस NB। तो ये क्या है, ये फॉर n मोल्स के लिए, अब जितने मोल होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। बस ये करेक्शन है, वॉल्यूम करेक्शन यही है कि जो V आपने देखा ना, यही फॉर्मूला था ना अपना, PV इक्वल टू क्या है बेटा, nRT। तो इस V की जगह, P को अभी ऐसा ही छोड़ो, इस V की जगह क्या कर दिया है वंडरवॉल ने, NB कर दिया है, V माइनस NB। B क्या है, वंडरवॉल कांस्टेंट है, ठीक है। इनके कुछ सिग्निफिकेंस हैं, B जो होता है वो साइज पे डिपेंड करता है ना, एक वंडरवॉल कांस्टेंट है और वो डिपेंड करेगा साइज़ पर, वो साइज़ की सिग्निफिकेंस करता है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हैं, क्लियर ना। तो B क्या है यहाँ पर, वंडरवॉल कांस्टेंट है, ठीक है। 2 कांस्टेंट भी, A भी आने वाला है, स्मॉल a आने वाला है, ठीक है, क्लियर ना। तो B जो होता है वो साइज़ के हिसाब से बढ़ता है, कम होता है, ठीक है। तो वो चीज़ अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अभी आपको मैंने वॉल्यूम में करेक्शन तो ज़रूर दिखा दिया है, ठीक है, लेकिन अभी क्या बचा है, इस B का सिग्निफिकेंस बचा है। इस B का सिग्निफिकेंस क्या है, तो पहली चीज़, और दूसरी चीज़ नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, प्रेशर पर करेक्शन क्या है। प्रेशर में ऐड किया है उन्होंने, है ना, एक और कांस्टेंट का वहाँ पर जिक्र करूँगा मैं, स्मॉल a, ठीक है। तो प्रेशर में सब कुछ ऐड किया है, प्रेशर में कुछ ऐड किया है और वॉल्यूम में माइनस किया है, ठीक है, क्लियर ना। तो जब आप कंपैरेटिवली इन दोनों को मिक्स करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वंडरवॉल गैस इक्वेशन। तो बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट क्या है, उसका इक्वेशन याद रखना इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, ये A और B का सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर ना। एज सच इनसे यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्लियर ना। आगे बढ़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम इसके आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है, और फिर इसके आगे नेक्स्ट क्लास बढ़ेंगे, फिर इनके आगे और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, प्रेशर पर करेक्शन, इनसे क्वेश्चंस कि कभी भी गैस को हम लिक्विफाई करते हैं तो A और B की वैल्यूज़ क्या होती हैं, तमाम चीज़ें बात करेंगे, ठीक है। चलो तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय।